नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में। पार्ट 1 में हमने आपको मैटर के बारे में बताया था कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि मैटर को हम लोग दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिर हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली हमने स्टडी करना होता है सॉलिड, लिक्विड और क्या चीज गैस, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने आपको बताया था कि सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको बताया था, ठीक है। हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था। हमने आपको एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि भाई दो तरह का होता है सॉलिड, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो सॉलिड होते हैं उसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड तो था ही, इसके साथ साथ एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन ये हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई हमने इसको स्किप करा हुआ है, इसको हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, आपको कंप्लीट नॉलेज दिया था किसके बारे में, हमने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था। फिर हमने आपको एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये मेनली चार तरह के होते हैं, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ये टोटल आपके 5 तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक सॉलिड हमको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज वाई इसको भी हमने स्किप किया था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये 3 तरह का होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है तो हमने आपको बता रखा था, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी 3 तरह का होता है। फिर तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है वो हमने आपको बताया था, ठीक है। तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, भाई किसी से बना होता है वो हमने आपको बताया था, हमने एग्जांपल्स में दिया था। उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो भी हमने आपको बताया था। किस किस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो हमने बताया था। हमने उनका नेचर बताया था कि भाई वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि भाई किससे बिजली का प्रवाह होगा, किससे बिजली प्रवाहित हो सकता है, किससे बिजली प्रवाहित नहीं हो सकता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। हम लोग यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है समझो आप सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो क्या होता है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, a regular three-dimensional arrangement of identical points in space is called crystal lattice। फिर से a regular three-dimensional है ना, a regular three-dimensional arrangement of identical what points in space is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। या इसको आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो, कोई भी आपका सॉलिड, कोई भी आपका जो 3D सॉलिड है, ठीक है, कोई भी आपका 3D सॉलिड आपका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। सिंपल तरीके से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो आप कि भाई क्या होता है क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देखिए कोई भी चीज है वो सॉलिड है आपका, मान लो कि वो सॉलिड 3D है, 3D सॉलिड है। तो सॉलिड जो है 3D कब बना होगा, वो जब पार्टिकल्स का लगातार है ना आइडेंटिकल पॉइंट जो है वो अपने आप को अरेंज किए होंगे, है ना, तभी ना जाके आपका बना होगा। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट इन स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। सिंपल आपको समझना है तो समझ लो कोई भी सॉलिड आपका, जैसे ये देखो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या चीज, क्रिस्टल लैटिस, सिंपल सा कोई भी सॉलिड, ठीक है। चलिए सॉलिड तो सॉलिड आपको आइडिया लग गया, सॉलिड यानी सिंपल समझ लो क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल व्हाट लैटिस, ठीक है। चलिए ये तो हमने समझ लिया क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अच्छा अब हमको समझना है किसको, यूनिट सेल को, ठीक है। अब हमको समझना है किसको, यूनिट सेल को, ठीक है। तो सिंपल आप समझो, आपका ये मान लो क्या हो गया, ये क्यूब हो गया, और क्यूब क्या है आपका, ये क्रिस्टल लैटिस है ना। क्यूब जो है आपका ये क्या चीज है, क्रिस्टल लैटिस है ना। तो क्यूब है आपका, ठीक है, ये जो क्यूब है आपका, ठीक है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट क्यूब जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, सिंपल समझो आप, ये जो क्रिस्टल लैटिस है आपका, ठीक है, इस क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा, उसी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को
हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। नाम से क्लियर है, यूनिट सेल यानी सबसे छोटा। तो इसका डेफिनेशन पढ़ो आप यहाँ पे। इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी जो भी पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसका सबसे छोटा जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और लोग ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, यूनिट सेल को आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कौन सा, किसका, क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा सेल जिसको बार बार रिपीट करने पर, डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करने पर, ठीक है, रिपीट करने पर जो चीज तैयार होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और जिस चीज से क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है, जिस चीज से क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। फिर से एक बार क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो कोई भी आपका रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, फिर से रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, क्रिस्टल लैटिस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, उम्मीद है आपको यूनिट सेल का आइडिया लग गया होगा कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, और क्रिस्टल लैटिस का भी आइडिया लग गया होगा कि भाई क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ठीक है, चलिए जब आपको ये आइडिया लग गया है कि भाई यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है, हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, अगर हमको क्रिस्टल लैटिस को समझना है, समझिएगा ध्यान से, अगर आप ऐसे समझो उसको, मान लो कि आपका एक दीवार हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, वाल जो हो गया, ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस, सिंपल समझो आप। अच्छा, वाल किससे बना हुआ है, तो वाल जो है आपका ईंटा से बना हुआ है, यानी ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, वॉल जो है आपका वो किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। तो अब ब्रिक को बोल दो क्या भाई कि ये आपका यूनिट सेल है, सबसे आसान तरीका समझने के लिए। फिर से एक बार, पूरा जो दीवार हो गया, दीवार को बोलो कि भाई वो क्रिस्टल लैटिस है, और जिस चीज से बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। तो ब्रिक को आप क्या बोलते हो कि भाई ब्रिक जो है आपका वो यूनिट सेल है, सिंपल सा बात है। फिर से, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। और ओके ना, चलिए यूनिट सेल हमने समझ लिया, हमने क्रिस्टल लैटिस भी हमने क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अच्छा, और कुछ बातें कि भाई जो यूनिट सेल है ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रखिएगा, यूनिट सेल जो होता है, ठीक है, यूनिट सेल जो होता है ये मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, लेकिन देखिए, इसके टाइप स्टडी करने से पहले, यानी यूनिट सेल का जो टाइप है इसको स्टडी करने से पहले हमको कुछ टर्म्स को समझना होगा। हमको जो है कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे क्या, जैसे हमको समझना होगा कुछ यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे पहला पॉइंट क्या, ठीक है, यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल तो हमने समझ लिया कि भाई सबसे छोटा जो पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस, ये मान लो एक एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेल को सिंपल इन 3 एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यूनिट सेल को हम लोग क्या करेंगे, इन 3 एक्सिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल ओके ना, 3 डायमेंशंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल ओके ना, अच्छा, इसको हम लोग मान लेंगे कि भाई ये ए है, ये क्या है आपका ए है। इसको हम लोग मान लेंगे कि भाई ये बी है और ये क्या है आपका सी है। ठीक है, ए है, बी है और क्या है, सी है। ऑल ओके ना, फिर से, या तो एबीसी क्या है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि ये जो एबीसी है आपका ये एज है। एबीसी यहाँ पे क्या है आपका, तो एबीसी जो है आपका वो क्या है, एजेज है, एज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एंगल बनेगा, ए बी सी के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ए, ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं कि वो अल्फा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच में एक एंगल बनेगा, है कि नहीं, ए और बी के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, बी और सी के बीच में भी एक एंगल बनेगा, सी और ए के बीच में भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। आ रही बात समझ, ए और बी, फिर बी और सी, और क्या चीज, ए और सी के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई बी और सी के बीच में, यानी ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये अल्फा है, ये क्या हमारा अल्फा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गामा है, भाई वो गामा है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा है। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल को ध्यान से किसी भी यूनिट सेल को हम लोग 3, ठीक है, 3 तरीके से या 2 तरीके से आप बोलो मेनली, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहला ए बी सी से। ए बी सी क्या होता है, एजेज होते हैं।
ठीक है, एबीसी क्या होता है, एजेज होता है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा से, है ना, अल्फा बीटा गामा, आ रही बात समझ। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, एंगल है आपका, है ना। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल से, किसके बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन एजेज, एंगल बिटवीन क्या चाहिए, एजेज। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी यूनिट सेल को हम लोग या तो एबीसी से या तो अल्फा बीटा गामा से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, यानी उसको हम लोग समझाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यूनिट सेल को हम लोग किस प्रकार से, अब किस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल से आपने क्या कर देना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ कर देना है। फिर से हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये मान लो कि ऑरिजिन हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा एक्सिस, तीसरा ये एक्सिस हो गया, है ना। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, 3 एक्सिस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, आप सिंपल आप क्या करो, 3 एक्सिस ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या चीज, जेड एक्सिस, सिंपल आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इसको आप क्या नाम दे दो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, और एंगल यहाँ पे आप दिखा दो कि भाई कौन कौन सा एंगल है। तो हमने आपको बताया कि भाई बी और सी के बीच में, यानी ये एंगल क्या हमारा अल्फा है ना, ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, और ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी ये हमारा हो गया बीटा, और ये जो एंगल हो गया ये हमारा क्या हो गया, गामा हो गया। तो बस ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। आपको क्या क्या समझ आ गया होगा, यूनिट सेल, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो आपका जो अरेंजमेंट होता है, जो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बार बार, सिंपल आप समझो सॉलिड, कोई भी सॉलिड जो है वो क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, और कैसे बनता है, तो आपका रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से बनता है। ठीक है, और जिस चीज से बनेगा वो यूनिट सेल है। और यूनिट सेल को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो एबीसी से, यानी उसके एज से कैरेक्टराइज करेंगे, या उसके हम लोग एंगल से कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कौन कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ कर लो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के थ्रू ड्रॉ करो, या आप यहाँ पे एक क्यूब के थ्रू ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि भाई ये जो क्यूब है ना आपका, ये जो क्यूब है ये एक यूनिट सेल हो गया। आप इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ठीक है, क्या है आपका, सिंपल क्यूब है, तो आप क्यूब के थ्रू भी क्या कर सकते हो, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यूब का ही यूज करेंगे, तभी आपको बेहतर फील आएगा, समझ आएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो सिंपल तरीके से, अगर जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से, इफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, अगर पार्टिकल्स जो हैं अगर केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, फिर से, अगर जो पार्टिकल्स हैं अगर वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर से, यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे, अगर जो पार्टिकल्स हैं केवल वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स हैं अगर वो कहां प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, तो बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे उसके अलावा और कहीं प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से, केवल कॉर्नर पर प्रिमिटिव, कॉर्नर पर तो होंगे उसके अलावा और कहीं अगर प्रेजेंट होते हैं तो बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है, ठीक। अभी देखो, जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। फिर से, कौन कौन सा, सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सा, तो पहला बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। फिर एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड सेल, उसके बाद ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड सेल, एंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बॉडी सेंटर्ड को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे है कि अगर आपका जो पार्टिकल है केवल बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, अगर जो पार्टिकल है वो कहां प्रेजेंट होगा, केवल बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। ठीक है, अच्छा, अगर हर एक फेस पर प्रेजेंट होगा, अगर हर एक फेस पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे फेस सेंटर। ठीक है, अगर आपका, ध्यान से, अगर पार्टिकल जो है एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिंग फेसेस पर प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। ठीक है, इसको हम आपको पूरा विजुअलाइज करके समझाते हैं। ठीक है, तब आपको बेहतर फील आएगा, तब आपको बेहतर समझ आएगा। फिर से एक बार, यूनिट सेल समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजुअली हम लोग या तो क्यूब से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, या हम लोग इसको 3 एक्सिस ड्रॉ करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 2 तरह के होते हैं मेनली, कौन कौन सा, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, मान लो कि यहाँ पे ये सेल हो गया, तो केवल अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, केवल कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है,
केवल कॉर्नर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो समझ लो प्रिमिटिव है। कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, उसके अलावा और कहीं प्रेजेंट है तो सेंटर्ड। सेंटर्ड तीन तरह के होते हैं, एक होता है बीसीसी, यानी अगर बॉडी पर प्रेजेंट है तो बीसीसी, हर एक फेस पर प्रेजेंट है तो एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड। ठीक है, अगर आपका अपोजिट फेसेज, ठीक है, अपोजिट फेसेस जो है, ठीक है, अपोजिट फेसेस के सेंटर पर अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, चलिए विजुअलाइज करते हैं अच्छे तरीके से, समझो आप ध्यान से। देखो ये आपका क्या हो गया, एक सिंपल सा ये यूनिट सेल हो गया। ठीक है, यूनिट सेल हो गया आपका। अभी हमने आपको बताया कि भाई यूनिट सेल को हम लोग या तो तीन एक्सिस के थ्रू ड्रॉ कर देंगे, या तो हम लोग क्यूब के थ्रू उसको हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, या तो क्यूब या तो तीन एक्सिस ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, देखो केवल सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर्ड, क्योंकि ये तो समझ आ गया होगा आपको, प्रिमिटिव वाला केवल कॉर्नर पर, केवल कहां पे, कॉर्नर पर अगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, केवल अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो समझ लो कि वो क्या है, प्रिमिटिव है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटर्ड को, और हमारा उद्देश्य है कि भाई सबसे पहले हम आपको समझा पाए, क्या समझा पाए कि भाई बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, और इंड सेंटर्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया, केवल बॉडी पर प्रेजेंट हुआ। देखो ना बीच में एकदम, क्यूब के बीच में, यानी यूनिट सेल के एकदम बॉडी बीच में एकदम प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे उसको। ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप तीन यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दो, केवल यहाँ पे एक यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको बॉडी सेंटर्ड समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई कौन सा, फेस सेंटर्ड। तो सिंपल आप समझना, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये मान लो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। हर एक फेस पर प्रेजेंट है, हर एक फेस पर, यानी यहाँ भी एक ये यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। क्लियर है एकदम, इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। और लोग ना, अगर हर एक फेस पर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। ठीक है, अच्छा फिर इंड सेंटर्ड क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि अपोजिट फेसेस पर। ठीक है, ये देखो ये आपका क्या हो गया, ये अपोजिट एक फेस हो गया, और ये एक अपोजिट फेस हो गया। तो अपोजिट फेस पर अगर प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे इंड सेंटर्ड। फिर से अपोजिट फेस पर अगर प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे इंड सेंटर्ड। ठीक है, अच्छा अगर एज पर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एज सेंटर्ड। फिर से अगर एज पर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एज सेंटर्ड। तो आपको ध्यान रख लेना है क्या भाई, कि भाई तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, देखो फिर से, जो सेंटर्ड होता है ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं आपके तीन तरह के मेनली। और सेंटर्ड क्या होता है हमने आपको बता रखा है, पार्ट कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही, उसके अलावा और भी कहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यानी एकदम बीचों बीच, यानी बॉडी के बीच में। फेस सेंटर्ड हमने आपको बता दिया कि भाई फेस पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या चाहिए, फेस पर प्रेजेंट होगा। और इंड सेंटर्ड भी हमने आपको समझा दिया कि भाई अपोजिट इंड पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। डायग्राम एक बार फिर से देख लिया जाए। ठीक है, डायग्राम देखो एक बार, बॉडी पर है एकदम, बॉडी के बीचों बीच है तो बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड कैसे पहचानोगे, तो हमने आपको बता दिया है, सबसे आसान तरीका ये है कि भाई यहाँ पे आप एक्सिस ड्रॉ कर लो और यहाँ पे दिखा दो एक पॉइंट, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्यों, क्योंकि तीन फेस होते हैं, तीनों फेस पर हमने डाल दिया तो हो गया फेस सेंटर्ड, है कि नहीं। इंड सेंटर्ड यानी अपोजिट फेस पर, है ना, अपोजिट फेस पर एक होगा और एक यहाँ पे अपोजिट फेस पर होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बचा एज सेंटर्ड। ठीक है, अब एज सेंटर्ड को आप देखो ध्यान से। ठीक है, अब जितने भी एजेज हैं, एज का मतलब क्या है, साइड। अगर आप क्यूब कंसिडर कर रहे हो तो क्यूब का साइड है ना, तो हर एक एज पर होगा, हर एक एज पर होगा। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, ये पूरा, ये आप समझ लो, ये पूरा क्या हो गया, क्यूब हो गया, है ना। इसको आपको हम अच्छे से ड्रॉ करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा फील आएगा, समझ आएगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे हम लोग एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एज पर होगा, सिंपल समझ लो आप, एज के सेंटर में होगा, नाम से क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा क्यूब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलो हमने यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, है ना। अच्छा अब देखो एज के सेंटर पे तो कितना एज होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यूब पर कितना एज होता है। ठीक है, ये देखो ये एज है, इसके सेंटर पर एक डाल दो। ये एज है तो इसके सेंटर पर एक डाल दो, है ना। ये एज है, इसके सेंटर पर एक डाल दो। ये एज है तो ये एज है तो इसके सेंटर पर डाल दो। ये भी एक एज है तो इसके सेंटर पर डाल दो। जहां जहां एज है देखिए उसके सेंटर पर डाल दो। आ रही बात समझ, ये एज है सेंटर पर डाल दो, एज है सेंटर पर डाल दो, ये भी एज है तो सेंटर पर डाल दो, ये भी एज है तो सेंटर पर डाल दो। सिंपल सी बात, एज सेंटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा।
ठीक है, अब चलिए, जब यहां तक आइडिया लग गया होगा तो अब आगे प्रोसीड किया जाए, है कि नहीं? यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से? अब देखो, अब जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, ये हमने जो है अभी किसके बारे में डिस्कस किया? सेंटर्ड के बारे में, ठीक है। अब जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी ये वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी केवल अगर पार्टिकल जो है अगर वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है ये 7 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है ये कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं, ठीक है। ये कितने तरह का हमने आपको बताया? मेनली 4 तरह के होते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही दिखा रखा है आपको, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है 7 तरह के, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्या होता है? क्यूबिक। सबसे पहला क्यूबिक, उस याद रखिएगा, क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक। यानी टोटल आपके, ठीक है, टोटल आपके यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? 7, सॉरी, यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव 7 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव जो होते हैं ये 7 तरह के होते हैं। सेंटर्ड आपके 4 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 ही दिखा रखा है, एक बॉडी, फेस और एंड, ठीक है। एज हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो आप यहाँ पे ऐड कर लो कि भाई एज सेंटर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? एज सेंटर्ड, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जो प्रिमिटिव है ये 7 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो देखो, आप सबसे पहला क्या है याद कर लीजिएगा। पहला होता है क्यूबिक, पहला क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये टोटल प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं? ये 7 तरह के होते हैं। ऑल ओके ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, अब बात आती है कि भाई ये 7 तरह के कैसे बन गए, ठीक है। तो 7 तरह के कैसे बन गए? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि भाई कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल है, उसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? उसको हम लोग एज के थ्रू, यानी अल्फा बीटा, एज के थ्रू यानी एबीसी, या अल्फा बीटा गामा यानी एंगल के थ्रू, है ना। कोई भी क्यूबिक कोई भी यूनिट सेल है उसको हम लोग या तो एज के थ्रू या तो एंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, या कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है 7 तरह का, यानी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल को जो यहाँ पे 7 पार्ट में जो क्लासिफाई किया गया है, ये किसके बेसिस पर किया गया है? ये किया गया है एबीसी के बेसिस पर एंड अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर, यानी एज के बेसिस पर या साइड के बेसिस पर या एंगल के बेसिस पर यहाँ पे क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। और याद रखना है कौन कौन सा? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और क्या चीज? ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सबका एक एग्जांपल ले लेके आपको समझाते हैं, तब आपको ज्यादा फील आएगा, समझ आएगा, ठीक है। देखो सिंपल, आप डाइस ले लो, लूडो का जो डाइस होता है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? क्यूबिक का, है ना। वो किसका एग्जांपल हो गया? क्यूबिक का, ठीक है। अच्छा, टेट्रागोनल है तो इसको आप सिंपल क्या करो, आप इसको समझ लो कि पिलर हो गया, जो हमारे घरों में जो पिलर होते हैं, पिलर समझ लो आप, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक को आप अगर आपको विजुअलाइज करना है तो इसको आप समझ लो सीपीयू, जो हमारा कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, ठीक है। हेक्सागोनल अगर आपको समझना है तो समझ लो आप इसको, जो ब्रिज के नीचे, जो ब्रिज का जो पिलर होते हैं, यानी इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिज पिलर, आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो? विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? उसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। खैर, हम लोग थोड़ा सब में अंतर देख लेते हैं पहले कि भाई सब में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो अल्फा बीटा गामा के आधार पर और एबीसी के आधार पर, यानी एज के आधार पर और एंगल के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? यानी 7 पार्ट में। सेंटर्ड को 4 पार्ट में, है कि नहीं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक चीज आपको समझा पाए, अच्छे तरीके से समझा पाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा जाता है, वीडियो आपका लंबा जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल, तो आसान तरीका है, समझिएगा। अगर तीनों बराबर हो, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर तीनों साइड बराबर हो, है ना, तीनों साइड क्या होगा? बराबर हो, और हर एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। सिंपल सी बात है। फिर से, अगर हर एक साइड बराबर हो, हर एक साइड क्या हो? बराबर हो, एंड हर एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये 3 तरह के होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, ये भी 3 तरह के होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, NaCl, है ना, NaCl आपका हो गया ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और एक हो गया कॉपर। तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल क्यूबिक जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं,
ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कौन कौन सा 3 तरह का, तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कौन कौन सा। एक होता है प्रिमिटिव, है ना, एक हो गया आपका क्या चीज प्रिमिटिव, फिर दूसरा होता है आपका बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है आपका एफसीसी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टेट्रागोनल, ठीक है। कैसे पता करेंगे भाई टेट्रागोनल कौन सा है कौन सा नहीं है ना। अब हमको क्या समझना है, टेट्रागोनल हमको समझना है, ठीक है। तो टेट्रागोनल हम लोग समझेंगे तो कैसे पता करेंगे, पहली बात कि भाई इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री है, इसमें 2 साइड बराबर है और तीसरा साइड बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को। और ये कितने तरह के होते हैं, तो 7 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग इसको जो है इसका वेरिएशन भी हम लोग देखेंगे किसके साथ, सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ। और हमने आपको बता रखा कि ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और टोटल अगर आप देखोगे ना, टोटल कितने तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है, तो याद रखिएगा टोटल 14 तरह के, यानी 14 टाइप, ठीक है। टोटल 14 तरह के यूनिट सेल क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ी देर में आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं सातों कौन कौन सा है, ठीक ना, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्यूबिक, जैसे अभी हमने आपको बताया कि भाई तीनों बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर है जो कि 90 डिग्री है, और तीनों साइड भी बराबर है ना, तीनों साइड क्या है, बराबर है। और ये 3 तरह का होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, है ना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। फिर से प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यहां देखो हमने आपको बताया प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और क्या चीज, फेस सेंटर्ड, यानी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल भी आप याद रख लो, प्रिमिटिव, क्यूबिक का प्रिमिटिव पूछ देगा तो पोलोनियम आपको बताना है। क्यूबिक का अगर बीसीसी पूछ देगा तो आपको ये बताना है कि भाई आयरन, रुबिडियम, सोडियम, है ना, ये सब बताना आपको। क्यूबिक का अगर आपको एफसीसी का एग्जांपल पूछ देगा तो ये पूछ सकता है आपसे। देखिए, बॉडी का मतलब क्या चीज, कॉर्नर पर तो है, देखिए समझिए ध्यान से, प्रिमिटिव यानी केवल कॉर्नर, प्रिमिटिव यानी केवल कॉर्नर, इसको फील करिए, प्रिमिटिव यानी केवल कॉर्नर। बॉडी सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर पर तो है, साथ साथ बॉडी पर भी, देखो इसको फील करो आप, ये देखो ये कॉर्नर पर तो हो गया है कि नहीं, ये कॉर्नर पर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ एकदम बॉडी के बीचों बीच भी है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। फेस को फील करो आप, तो कॉर्नर पर तो है, क्योंकि प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव है तो कॉर्नर पर तो होगा, है कि नहीं, क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब ही क्या होता है कि कॉर्नर पर होना चाहिए, प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर पर होना चाहिए। इसके अलावा फेस पर भी है, ठीक है। ये देखो ये एक फेस हो गया, यहां पर भी है, ये एक फेस हो गया, यहां पर भी है, ये एक फेस हो गया, यहां पर भी है, ये भी एक आपका फेस हो गया, यहां पर भी है, मतलब फेस पर भी है, अरे बात समझ में, फेस पर भी है एंड कॉर्नर पर भी है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो है ही, उसके साथ साथ किस पर है, आपका बॉडी के सेंटर में भी है, प्रिमिटिव यानी केवल कॉर्नर पर, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कैसे पहचानोगे, तो भाई 2 साइड बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीनों एंगल 90 डिग्री होगा, तीनों एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसमें केवल 2 मिलेंगे, प्रिमिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रिमिटिव पढ़ ही रहे हैं, यानी कोना पर यानी कॉर्नर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं, कॉर्नर पर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसका बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, यानी ये 2 तरह के होते हैं, टेट्रागोनल 2 तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कोना पर तो मिलेगा, यानी कॉर्नर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं, कॉर्नर पर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बीच में भी मिलेगा। एग्जांपल आप याद रखिएगा, TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यानी टोटल 7 हमको पढ़ने हैं ना, टोटल 7, लेकिन अभी हमने केवल 2 ही डिस्कस किया। चलिए, थर्ड डिस्कस किया जाए, क्या है भाई थर्ड, तो ऑर्थोरोम्बिक। कैसे पता करेंगे, तो भाई तीनों साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है, तीनों साइड बराबर नहीं होगा, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री होगा। पहला, इसमें भी ये जो होते हैं टोटल 4 तरह के होते हैं, याद रखिएगा टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला तो प्रिमिटिव, यानी कोने कोने पे तो होगा, हर एक कोने पर होगा। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, यानी क्या, कोना पर होगा, साथ साथ देखो यहाँ पे बीच में भी टपक गया है। फेस सेंटर्ड, यानी कोने पर तो है, उसके अलावा हर एक फेस पर भी है। इंड सेंटर्ड, देखिए इंड सेंटर्ड आ गया, यानी कोने पर है, अच्छा, इसके साथ साथ अपोजिट फेस के सेंटर में भी है, फिर से अपोजिट फेस के सेंटर में भी है। एग्जांपल जरूर याद रख लेना आपको, भाई सबका एग्जांपल क्या क्या है। प्रिमिटिव का एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, सल्फर हमने आपको बता रखा है, हमने डी ब्लॉक में सल्फर आपको पढ़ाया था कि भाई रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल रख लीजिएगा KNO3। फेस सेंटर्ड का बैरियम सल्फेट, इसका मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट, मोनोक्लिनिक कैसे पहचानेंगे, तो आसान तरीका, तीनों साइड बराबर नहीं होगा, 2 एंगल यानी अल्फा गामा 90, लेकिन बीटा 90 नहीं होगा,
है कि नहीं। और ये मात्र दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो प्रिमिटिव मिलेगा और इंड मिलेगा। प्रिमिटिव यानी केवल कोने पे, और इंड यानी अपोजिट फेस के सेंटर पर, अपोजिट फेस के सेंटर पर, ठीक है। एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ठीक है। NaSO4.10H2O और इसका एग्जांपल मोनोक्लिनिक। और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि भाई मोनोक्लिनिक का नेचर क्या है, तो आपको बताना है कि भाई मोनोक्लिनिक क्या है। प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक है। और आपका जो रोम्बिक है वो क्या है? प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक है, या ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव, ऐसे बोल सकते हो आप। अच्छा, अगला क्या है? ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक क्या है? ठीक है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं और कोई भी जो है एंगल 90 के बराबर नहीं होगा, और इसमें केवल आपका प्रिमिटिव ही आता है, यानी ये केवल एक तरह का आता है, ठीक है। और ये जो टोटल आप काउंट करोगे ना, तो टोटल आपको 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। और ये जो 14 है, इसको ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेक्सागोनल। तो इसमें ए भी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा, दो एंगल 90 होगा, तीसरा एंगल 120 होगा, ठीक है। केवल प्रिमिटिव होगा, ठीक है। केवल क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। एग्जाम्पल रट लेना है। फिर रोम्बोहेड्रल, तीनों साइड बराबर लेकिन आपका 90 के बराबर नहीं होगा, एग्जाम्पल याद रख लेना है। और ये केवल एक तरह का होगा, है ना, केवल एक तरह का होगा। एग्जाम्पल इसका रख लीजिएगा, सोडियम नाइट्रेट और फेरस कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल का आइडिया लग गया होगा कि भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। टोटल प्रिमिटिव कितने होते हैं? 7, जिसमें रोम्बोहेड्रल एक तरह का, एक हो गया, ये आपका एक हो गया, यानी एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब पूरा काउंट कराते हैं। यहाँ देखो, ये टोटल कितना हो गया? 2, और 2 कितना हो गया? 4, और ये एक हो गया कितना? 5, टोटल 5। और इधर देखो, ये टोटल 4 है ना, 5 4 कितना? 9 हो गया, 9। और ये देखो 3, 9 3 कितना? 9 3 हो गया 12, और 12 और 2 कितने हो गए? 14। यानी टोटल टोटल कितने हो गए आपके? याद रखिएगा, टोटल अगर देखा जाए कि भाई टोटल यूनिट सेल कितना तरह का टोटल यूनिट सेल पॉसिबल है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं? 14। और ये जो 14 यूनिट सेल होते हैं, या 14 टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। अगर इंडिविजुअल पूछा जाए प्रिमिटिव, तो बताना 7, ठीक है। अगर सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ अगर टोटल पूछा जाए, ठीक है, तब बताना 14। अगर केवल सेंटर्ड पूछा जाए तो आपको बताना केवल 4, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यूनिट सेल का आइडिया लग गया होगा कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपको सारा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा समराइज कर लिया जाए। देखिए, क्यूबिक प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी, एफसीसी भी, यानी 3 हो गया। टेट्रागोनल केवल 2 होता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, यानी 2 हो गया। ऑर्थोरोम्बिक 4 होता है। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव मिलेगा और आपका इंड सेंटर्ड मिलेगा। आपका ट्राई क्लिनिक केवल 1 मिलेगा। हेक्सागोनल केवल 1 मिलेगा। रोम्बोहेड्रल यानी केवल 1 मिलेगा। काउंट कर लो, 3 2 5 2 4 9 2 11 12 13 14, यानी टोटल कितने आ गए? 14। तो आपको याद रख लेना है कि भाई टोटल कितने होते हैं, तो टोटल आपके 14 होते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल 14 होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। और इस चीज के बारे में ब्रेविस ने सबसे पहले बताया था, इन्होंने सबसे पहले बताया था, दैट इज वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। और ये एक फ्रेंच केमिस्ट भी थे और एक फ्रेंच मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। ये जो थे आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? नोटिस किया था कि 14 तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है, ठीक है, अलोंग विथ सेंटर्ड। प्रिमिटिव और सेंटर्ड मिला के टोटल 14 पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलिए, और इस 7 आपको ध्यान में रख लेने हैं, कौन कौन से 7 होते हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और टोटल मिला के 14। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई 1 हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करने वाले हैं? क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, ठीक है। चलिए, तो क्यूबिक यूनिट सेल आपको आइडिया लग गया होगा भाई, सिंपल एक ये ऐसा क्यूब एक ड्रॉ कर लो आप, है ना। तो इस क्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या क्या, अब यहाँ पे कुछ रूल्स आपको टोटल कुछ रूल्स आपको समझने होंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या आपको समझना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है, समझना होगा कि भाई हर एक पॉइंट जो लैटिस में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको लिख के आपको समझाते हैं, तब आपको बेहतर समझ आएगा। देखो क्या,
सबसे पहला पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई हर एक पॉइंट यानी each पॉइंट इन अ लैटिस, ठीक है, each पॉइंट इन अ लैटिस, ठीक है, हर एक पॉइंट जो लैटिस में होता है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। याद रखिएगा, each पॉइंट इन अ लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, each पॉइंट इन अ लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट, ठीक है, पहला। अच्छा, सेकंड क्या होता है आपका, ठीक है, सेकंड क्या होता है कि हम लोग लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जितने भी लैटिस पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री एक उसका एक सर्टेन शेप प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यानी याद रखिएगा, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स आर क्या चीज, ज्वाइंड, ठीक है। क्यों ज्वाइन किया जाता है एंड कैसे ज्वाइन किया जाता है, तो ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। क्यों, टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री उसका शेप पता करने के लिए, ठीक है, टू ब्रिंग आउट इट्स ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री पता करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई जो आपका पॉइंट होता है क्रिस्टल लैटिस में, है ना, यानी क्रिस्टल लैटिस में जो आपका पॉइंट होता है, यानी ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, वो जो होता है आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो आपका एटम को रिप्रेजेंट कर सकता है, या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है, या वो आयन को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब हर एक पॉइंट जो है एक ही पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो एटम होगा, या तो वो मॉलिक्यूल होगा, या तो वो क्या होगा, आयन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। अभी देखो, सबसे पहले एक सिंपल से ये ड्रॉ करो आप, है ना, सबसे पहले आप क्या करो, एक सिंपल से यहाँ पे क्या करो, आप ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ करो आप, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सा हमने यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लिया, है ना, हमने यहाँ पे सिंपल सा एक क्या कर लिया, क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको ये डायग्राम में समझ आएगा, यहाँ पे हो सकता ना समझ आए, यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देखो आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सा, ये देखो, इस क्यूब पर फोकस करो आप, ये एक सिंपल सा क्या हो गया, एक क्यूब हो गया, है ना। अब क्यूब में आपको पता होगा कि टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं, क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। जितने कॉर्नर होंगे, ठीक है, सिंपल समझो आप, कितने कॉर्नर है, तो कितने कॉर्नर है क्यूब में, तो टोटल 8 कॉर्नर है, टोटल जो है आपके 8 कॉर्नर है। तो इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो एक जो आपका यूनिट सेल हो गया, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे, टोटल जो है यहाँ पे आपके 8 कॉर्नर्स होंगे। यानी लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 8, है ना, लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल लैटिस पॉइंट जब 8 हो गया, है ना, तो एक कॉर्नर पर, ठीक है, एक कॉर्नर पर कितना होगा, 1/8 होगा, है ना, एक कॉर्नर पर कितना होगा, 1/8। और टोटल कितना है यहाँ पे, कॉर्नर 8 है। यानी यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि भाई नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। फिर से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, ये तो हमने समझ लिया, क्या समझ लिया हमने कि भाई सिंपल एक क्यूब है, उसमें टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर हैं, यानी वहां पे लैटिस पॉइंट तो 8 होगा, है ना, इसका तो आइडिया लग गया। और हमने ये भी देख लिया कि भाई नंबर ऑफ एटम कितना होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा टोटल, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम यानी जेड, नंबर ऑफ एटम को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, तो एक कॉर्नर पर कितना होगा, एक कॉर्नर पर होगा 1/8, है ना। यानी यहाँ पे देखो आप, पार्ट ऑफ पार्टिकल्स एट एट कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर पे कितना होगा, देखो पूरा जब 8 है तो एक कॉर्नर पे कितना होगा, 1/8। टोटल कितना कॉर्नर है, 8 है, तो कट करो यहाँ से, तो कितना निकल गया, 1, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हम लोग बाद में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। फिलहाल आपको याद रख लेना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, फिर से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी बीसीसी, बीसीसी, तो बीसीसी में कितना होगा, टोटल 9 होगा। कैसे 9 होगा, समझो आप थोड़ा सा, बीसीसी में टोटल 9 होगा कैसे, इसको आप थोड़ा हम समझा के आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि भाई बीसीसी में टोटल 9 कैसे होगा, ठीक है। देखिए बीसीसी, आ जाओ भाई बीसीसी जल्दी से, ये देखो यहाँ पे है आपका बीसीसी, ठीक है। यहाँ पे बीसीसी यहाँ नहीं है ना, मान लेते हैं, चलो इसको देखो आप, इसको फोकस करो बीसीसी। टोटल ये तो कोने, टोटल जो कॉर्नर हो गया, टोटल कॉर्नर कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। टोटल जो कॉर्नर हो गया यहाँ पे, ये देखो 1
ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो गया। इसके अलावा एक बीच में तो प्रेजेंट है ना, यानी टोटल कितने हो गए? 9। यानी याद रखिएगा बीसीसी में, ठीक है, बीसीसी में, ठीक है, बीसीसी में कितने होते हैं तो आपको बता याद रख लेना है कि बीसीसी में टोटल 9 क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं, या 9 आप कॉर्नर भी उसको बोल सकते हो। 8 तो कॉर्नर हो गया, ठीक है, 8 कॉर्नर हो गया और एक बीच में चला गया, यानी टोटल 9, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो एक क्यूब का था पूरा, एक सिंपल क्यूब में कितना था? एक था, वो तो एक हो गया हमारा, और उसके अलावा एक बीच में और टपक गया, यानी टोटल कितना हो गया? 2। तो आपको याद रख लेना है कि भाई कितना होता है टोटल? 2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने आपको निकाल के दिखा रखा था कि भाई पार्ट ऑफ पार्टिकल कितना होता है? 1/8 होता है, टोटल 8 होता है, और एक बॉडी पर भी है, यानी पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी, यानी एक और एक कितना हो गया? 2, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सिंपल तरीके से समझ लो आप कि वो एक जो है आपका पॉइंट, वो कितने एटम के कांटेक्ट में है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको क्या ध्यान रख लेना है? आपको ध्यान रख लेना है कि भाई आपका बीसीसी में लैटिस पॉइंट कितना होता है? तो बीसीसी में लैटिस पॉइंट जो होता है टोटल 9 होता है, ठीक है। बीसीसी में जो लैटिस पॉइंट होता है वो कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। और नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ एटम आपका 2 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज? बीसीसी। अब बात करते हैं एफसीसी। तो एफसीसी में टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो गया? 14। एफसीसी में जो टोटल लैटिस पॉइंट हो गया वो कितना हो गया? 14 हो गया। अब नंबर ऑफ एटम आप खुद सोचो कि नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ एटम होगा वो कितना होगा? तो सिंपल आप समझो ऐसे, ठीक है, कि भाई आपका जो है नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो एक तो पहले से प्रेजेंट था आपका, है ना, एक तो पहले से प्रेजेंट था, है कि नहीं? यानी आपका जो एफसीसी पहले समझ लो, एफसीसी में होता क्या है आपका? एफसीसी में सबसे पहले क्या होता है? ये आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हर एक फेस पर प्रेजेंट है, हर एक क्या है? फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो आपका फिक्स हो गया, यानी 1/8 इंटू 8, ये देखो आप 1/8 इंटू 8, ये तो क्लियर है कि भाई एक होगा यहाँ से, प्लस, ठीक है, प्लस क्या? प्लस भाई पार्ट ऑफ पार्टिकल एट फेस इंटू टोटल नंबर ऑफ फेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 6, यानी आपको याद रख लेना है टोटल कितना होगा? 4। यानी आपको क्या ध्यान रख लेना है कि भाई एफसीसी में, है ना, एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितना होता है? तो टोटल 14। एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितना होता है? 14। और एफसीसी भी हमने आपको बता रखा है कि भाई एफसीसी क्या होता है? तो मतलब एफसीसी मतलब कॉर्नर पर तो होगा, उसके साथ साथ हर एक फेस पर भी होगा। कॉर्नर पर होगा, उसके साथ साथ हर एक फेस पर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट कितना? 14। नंबर ऑफ एटम कितना? तो 4, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 4, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि भाई एफसीसी क्या होता है ना। चलिए अब ये देखो, ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको बेहतर फील आएगा, बेहतर आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। चलिए, एफसीसी भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एफसीसी में कितना होता है लैटिस पॉइंट? तो 14। और आपका नंबर ऑफ एटम कितना? तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। और इसमें जो आपका था क्या बोलते हैं, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8 था। नंबर ऑफ एटम कितना था? 2 था। और लैटिस पॉइंट कितना था? 9 था। और सिंपल जो था आपका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नंबर ऑफ एटम 1, और आपका ये लैटिस पॉइंट 8, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने बीसीसी डिस्कस कर लिया, हमने एफसीसी भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग ऑफ क्या चीज? सॉलिड, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी कि भाई बीसीसी क्या होता है ना। बीसीसी एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अब हमको डिस्कस क्या करना है? पैकिंग ऑफ सॉलिड।